हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे हम लोग जून 2023 का भी पेपर सॉल्व करेंगे और अब तक का यूजीसी नेट का ये लेटेस्ट पेपर है, यानी कि जो अभी जस्ट आपका पिछला पेपर हुआ है और ये पूरा पेपर हम लोग डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल ABCD आपको बता दें। और देखिए जो हम लोग यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं, जो आपका दिसंबर 2023 के लिए कोर्स चल रहा है, यहाँ पे पूरा फुल कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद गारंटी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। उसको जाके आपको कहाँ से मिलेगा, ये जीएस बाय दिवाकर ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ से जाके आप स्टोर टाइप में देखिएगा, वहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। और टेस्ट सीरीज़ दो टाइप की हैं, एक आपका ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम में होता है लाइव सेम वैसे आप फीलिंग आएगी। इसके अलावा एक आपका टेस्ट है जो PDF के थ्रू है, PDF में आपका 100 क्वेश्चन है पूरे सिलेबस से। इसके अलावा उसमें यूनिट वाइज भी टेस्ट हमने प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप केवल टेस्ट लेना चाहते हो तो टेस्ट भी देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए तो आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, उसमें आपका फर्स्ट पेपर भी, ज्योग्राफी भी, सारा कुछ टेस्ट सीरीज के साथ एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगा। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेज वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यदि आपको और कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 नोट्स भी, हर एक यूनिट का 60 नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आप पूरा जो सिलेबस है 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। और लगभग 25 से 30 प्रश्न उसी 60 नोट्स से ही आते हैं। जो आपको पॉइंटर दिए जाते हैं उसी पॉइंटर से, हर एक यूनिट से आपको पॉइंटर मिलेगा, वहाँ से आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं ये कंप्लीट डिटेल में है। अब देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के 2 तरीके में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला ये कि जो आपका यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा 2004 से लेके 2023 का हमने जो कमिटमेंट आपसे किया है वो कंप्लीट कराएंगे ही। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा कि TGT PGT का सॉल्व चल ही रहा था। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादातर आपको फ़ायदा कहाँ पे होगा, आप स्टडी PYQ पे चले जाइए। कहाँ पे, फिर से देख लीजिए, जो दूसरा चैनल है आपका वो है स्टडी PYQ, उसको आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, स्टडी PYQ ये चैनल है। PYQ इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। अभी यदि आप इस पे जाएंगे लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्नों के सॉल्व आपको यहाँ मिल जाएंगे। TGT PGT प्रैक्टिस सेट लेके, इसके अलावा झारखंड का भी अवेलेबल है, UGC नेट का भी जून 2020 का पूरा 100 प्रश्नों का सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल्ड में जो आपका पेपर है उसको डिटेल्ड में सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यदि आप पूरा देख लेते हैं, 25 प्रश्न यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे, 25 से कम 100 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी बात करते हुए चलेंगे कहाँ पे, किस यूनिट में और किस बुक से कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। यदि जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कोचिंग या संस्थान की मदद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो है आपको कंप्लीट कोर्स की गारंटी भी देते हैं, यहाँ पे टोटल अवेलेबल है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, तो यहाँ पे भी ढेर सारे वीडियोज़ PDF अवेलेबल हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो पहला प्रश्न पूछा था। अब देखिए प्रश्न जो अब NTA जो करा रहा है, ये प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कितना डिटेल्ड में यहाँ पे पूछे गए, हिंदी इंग्लिश दोनों पे यहाँ पे मेंशन है। तो जिनको इंग्लिश में देखना आप इंग्लिश में देखते हुए चलिएगा, मैं बात करूँगा यहाँ पे स्पेशली हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका 19 जून का जो पेपर है, तो इसमें पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकाश अवधि के साथ संबंधित है, यानी कि कौन सा जो है फोटो पीरियड के साथ संबंधित है। फोटो पीरियड क्या होता है, तो पहला जो दिया गया है, फोटो पीरियड जितने लंबे समय की होगी कुल संभव सूर्यतापन उतना ही अधिक होगा। यानी कि प्रकाश की अवधि कह रहा है जितना लंबा होगा, जैसे समझिएगा बात कि जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेटर पे जैसे हमेशा आपका क्या होता है कि जो आपका सन है ये लंबवत होता है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट जो है ये आपका लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, यानी सूर्यातप ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे। और इसकी अपेक्षा आप यहीं बात करेंगे जो आपका
अंटार्कटिका या आर्कटिक हो गया या ध्रुवों की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रकाश की अवधि उतना ज़्यादा नहीं होती, यानी प्रकाश का जो समय होता है पढ़ने का उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा होगा सूर्यतापन क्या होगा, जो आपका उतना अधिक होगा। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया, समझिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि ध्रुवों पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। और तीसरा यहाँ पे विकल्प दिया है कि ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि, ये आपका दिया है कि गर्मी में अधिकतम 24 घंटे पहुँचती है और शीत ऋतु में न्यूनतम 0 घंटे की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेंशन कर रखा है, तो दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है कि ध्रुवों पर दिन और रात क्या होते हैं, ये कह रहा है कि हमेशा बराबर होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो आपका नॉर्थ पोल की आप बात करेंगे, साउथ पोल की, तो ये अलग अलग बराबर होते हैं, ठीक है। केवल एक की बात करेंगे, जब यहाँ पे ध्रुवों कह रहा है यानी नॉर्थ और साउथ दोनों, तो दोनों में क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, इनके डिफरेंस होते हैं। जब मान लीजिए नॉर्थ पोल पे क्या होगा, दिन होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रात होगा, ठीक है। अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग होते हैं और इसीलिए ये आपका रंग हो जाएगा। तीसरा देखिए दिया है कि एट पोल्स द डेली फोटो पीरियड रीचेज अ मैक्सिमम ऑफ 24 आवर इन समर एंड मिनिमम ऑफ 0 आवर इन विंटर। यानी कह रहा है कि जो ध्रुव है यहाँ पे जो दिन का प्रकाश होता है वो 24 घंटे क्या पहुँचती है, और कह रहा है कि जब शीत ऋतु यहाँ पे आती है तो जो प्रकाश होता है यानी सनलाइट होती है वो 0 हो जाती है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब सन पड़ता है यानी सनलाइट होती है तो 24 घंटे की होती है, और यहाँ पे कह रहा है कि जब यहाँ पे सनलाइट नहीं होती, इसीलिए तो कह रहा है कि जब दिन होता है तो दिन होता है, रात होती है तो रात होती है, ठीक है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात की बात की जाती है। तो वही कह रहा है कि जब यहाँ पे फ़ोटो पीरियड होता है गर्मी में, तो अधिकतम जो है 24 घंटे तक यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट पहुँचती है। शीत ऋतु में क्या होता है कि ये न्यूनतम घंटे यानी 0 हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो ये आपका राइट है। डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डी में मेंशन क्या कर रखा है, 3 आप समझ गए। ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि, जो आपका डेली फोटो पीरियड होता है ध्रुवों पर, शीत ऋतु में अधिकतम 24 घंटे पहुँचती है और ग्रीष्म में न्यूनतम 0 घंटे। तब ये उल्टा कर रहा है ना, सी का कह रहा है कि जब शीत ऋतु है तो यहाँ पे 24 घंटे, भाई शीत ऋतु अगर है तो 24 घंटे पहुँचेगी तो कैसे शीत ऋतु रहेगी, बल्कि क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब दिन में हमेशा दिन ही बना रहेगा तो रात की अपेक्षा जो है दिन क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इस ऑप्शन में देखिए ए और सी सही है, तो ए दोनों सही हैं, बी और डी क्या हैं, आपके रंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखिए, यहाँ पे दिया है कि लंबे समय की होगी कुल सूर्य तक, तो सारी चीज़ें हमने बता ही दिया। कह रहा है कि उत्तरायण अर्थात कर्क रेखा की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि बढ़ जाती है। तो हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल जो है हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका टाइम यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे समझा ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है ये। स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न देखिए कैसे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं। यानी कि कह रहा है कि जो भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंग यानी कि सुनामी आप कह सकते हैं, ये आपका जो है ग्रेविटेशनल जो वेव होती है उसकी तरह से आचरण करती हैं। तो ये आपका राइट है, ठीक है। दूसरा देखिए दिया है कि लघु लंबाई वाली जो समुद्री तरंगे होती हैं ये तेज़ी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जबकि जो दीर्घ तरंग हैं इनको ज़्यादा समय लगता है। तो बात सही है। जो आपका शार्ट वेव होती हैं, शार्टर लेंथ वाली जो ओशनिक वेव्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये जल्दी ही सतह पर पहुंच जाती हैं, ठीक है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। और जो आपकी दीर्घ तरंग, जैसे ये आपका दीर्घ तरंग हो गई, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई शार्ट वेव है तो ये जल्दी ऊपर जाएगी कि ये जाएगी, तो ये क्या है, ज़्यादा टाइम लेगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दीर्घ तरंग को क्या लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी आपका राइट है, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपको सही लग रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उपरोक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर में। और आपको लग रहा है कि जो आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको हम PDF दे देंगे, या आप जो है जो नेट का बैच है उसमें जाइएगा, वहाँ पे भी हम PDF पूरा ऐड कर देंगे। और चूँकि ये आपका लास्ट पेपर है जून 2023 का, इसके बाद हम लोग दिसंबर 2022 का सॉल्व करेंगे, जो मार्च में पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें 2 टाइम पे पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में, यहाँ पे केवल एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे आपका। और ये जो दिया गया है ये प्रश्न आपका देखिए बहुत बार पूछा गया है। 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है, ये आपका फ्रीमैन की है। किसकी है, ये फ्रीमैन की है, 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, आगे देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ये आपका इसी सैम्पल का, आई थिंक 1911 के आसपास इन्होंने इसे पब्लिश किया था। ठीक है, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ये बहुत ही आसान वाले प्रश्न हैं, ये आपका जी टेलर का हो गया। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे आपका जो है ये है GP मार्स। तो मैन एंड नेचर ये किसका है, GP मार्स का है। तो यदि आप मिलाएंगे तो A का जो है आपका 2 हो जाएगा, B का आपका 3 हो जाएगा, C का आपका 1 हो जाएगा, D का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका A का 2 हो जाएगा, B का 3, C का 1, D का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन हो जाएगा राइट। और ये देखिए आपका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अपर्दनीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ कौन सी हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अपर्दन के द्वारा, यानी कि कौन सी जो आकृति है ये आपका कैसे डेवलप हुई है, कौन सा लैंडफॉर्म बाय इरोजनल एक्टिविटी। ठीक है, यार्डंग है, भूस्तंभ है, तो ये आपका स्तंभ यानी स्तंभ हो गया, यार्डंग है। ठीक है, ये किससे निर्मित है, ये आपका अपर्दनीय गतिविधियों से निर्मित है। इसके बाद देखिए दिया है कि सर्क और बरखान। बरखान क्या है, निक्षेप वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका साथ साथ में ये दिया है, यहीं पे आपको ये चीज़ें देखनी है। तो जो आपका सर्क है ये आपका क्या है, ये अपर्दन से निर्मित है। लेकिन जो आपका बरखान है ये क्या है, ये आपका निक्षेपात्मक स्थलाकृति में आ जाएगा, निक्षेप से निर्मित है। तो ये तो रंग हो गया। ठीक है, यार्डंग और स्तंभ ये दोनों आपके इरोजनल लैंडफॉर्म हो गए। अरेत और स्कर, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अरेत है क्या है, ये आपका इरोजनल है, इरोजन से हुआ है। लेकिन स्कर क्या है, स्कर आपका ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिट से बना है भाई। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए जो वात छिद्र और सीफ टिब्बा, वात छिद्र और सीफ टिब्बा, तो जो वात छिद्र है ये भी आपका क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक, ये भी आपका किससे बना है, इरोजन से बना है। क्योंकि जो वात छिद्र या ऐसे आपका मान लीजिए कि ये जो चट्टानें बड़ी बड़ी, तो इसमें आपका विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, चाहे आप दाब कहें, ताप कहें, वर्षा कहें, रेनफॉल कहें, वायु के प्रभाव से कहें, तो यहाँ पे क्या है, एक आपका होल हो जाता है, जिसे हम लोग क्या ये बोले हैं, ब्लो होल बोला जाता है। ठीक है, जबकि सीफ टिब्बा जो है ये आपका क्या है, निक्षेपणात्मक है, निक्षेप से बना है, डिपोजिशन है। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्लियर किया कि केवल ए ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो आपका कैसा है, इरोजन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए ई पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है कि संरचनात्मक सोपान और कॉल यानी कि एक तरह से दर्रा ये कह सकते हैं आप। तो जो आपका स्ट्रक्चरल बेंच होती है ये आपका क्या है, ये भी आपका जो है संरचनात्मक सोपान जो है ये आपका इरोजनल है। कॉल भी क्या है आपके, ये भी इरोजनल है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्याख्या भी है, महासागरीय जल की जो विशेषता है। ठीक, 5 नंबर देखिए उसके बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रश्नों को किस स्तर से सेट किया गया है, यानी कि बहुत आसान वाले प्रश्न नहीं है। अब मान लीजिए आपने इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ा, डिपोजिशनल आपने पढ़ा, अब यहाँ पे केवल एक से नहीं दे रखा है प्रश्न। सोचिए
यहाँ पे इन्होंने केवल ये नहीं कहा कि जो है विंड के द्वारा निर्मित है या आपका जो कास्ट टोपोग्राफी है उसको देखिए, बल्कि यहाँ पे सबको मिक्स कर दिया। यानी कि जब आप डिटेल्ड में पढ़े होंगे, आपको सारी चीज़ें याद होंगी, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यानी कि आपको डीप स्टडी की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि महासागरीय जल की विशेषता किससे सम्मिलित हैं। तो महासागरीय जो जल है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक, पहला दिया है महासागरीय धाराओं का जो वितरण है ये महासागरीय जल के घनत्व के वितरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। भाई होता है, ये गलत है। जो महासागरीय धाराएं हैं ये आपका घनत्व से भी प्रभावित होती हैं। जैसे आप बात करेंगे जो आपका जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक हो जाता है, इधर भूमध्य सागर है। अब यहाँ पे देखेंगे अटलांटिक का जो घनत्व है क्या है, भूमध्य सागर की अपेक्षा कम है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो जल का प्रवाह है, जो महासागर या सागर जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा तो उनकी ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पड़ोस वाला जो सागर है इनसे नीचे होगा। तो जो जल का बहाव है ये आपका क्या होगा, ऊंचे से जो हाई डेंसिटी वाले हैं वहाँ से लो डेंसिटी की तरफ चलती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये नहीं कहा है तो इसलिए रंग हो जाएगा। दूसरा देखिए, उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा उष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचलन के लिए आवश्यक उष्मा का स्रोत है। तो ये आपका राइट है कि जो उष्णकटिबंधीय महासागर होते हैं वहाँ पे आपका उष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचलन के लिए आवश्यक उष्मा का स्रोत ये होती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है, सी में इन्होंने क्या कहा है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश उष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त होती है। भाई जब ये उष्णकटिबंधीय महासागर हैं तो ये कहाँ से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वहाँ कहाँ निर्मुक्त करने जाएंगे, जो निर्मुक्त और उन्मुक्त करेंगे सब ये अपना जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही करेंगे, जहाँ पे आपका चक्रवाती दशाएँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो इसलिए आपका जो ये आपका क्या हो गया, रंग हो गया। जबकि ऊपर यही कह रहा है ना कि उष्णकटिबंधीय महासागर द्वारा उष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचलन के लिए आवश्यक उष्मा का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। तो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि उच्च अक्षांशों पर जो है जो जल है पहले उच्च अक्षांशों पर लवणता कम होने के कारण क्या है, पहला तो साइलेंटी का ये होता है कि टेम्परेचर वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, अपेक्षाकृत इक्वेटर और इनसे कम पहुँच पाता। तो पहले तो यही हो गया कि वाष्पीकरण कम होगा तो क्या होगा, आपकी जो साइलेंटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये तो राइट हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा, जो जलधाराएँ हैं, गर्म जलधाराएँ क्या करती हैं, आपका जो है इक्वेटर से पानी जो है इधर लेके आती हैं। तो यहाँ आते आते इनमें जो आपका जो ये एनर्जी होती है, गर्माहट जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, एक स्थिति आ जाती है। तो इसकी वजह से भी जो यहाँ का गर्म जल है या लवणीय जल है, यहाँ पे आपका जो है यहाँ सैलाइन वाटर है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है, ये आपका 100% सही है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका बी और डी सही हो जाएंगे, लेकिन और आपके क्या हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला जो दे रखा है कि कौन सा एक ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है। चलिए, ग्रीनलैंड के निकट कौन सा है, टेलीग्राफी पठार है, वाल्विस पठार है, प्यूर्टो रिको गर्त है और चैलेंजर उत्थान है या चैलेंजर कटक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे मैप की हम लोग बात कर लें, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमेरिका हम बना दिए हैं, इधर आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया है। ठीक है, ये आपका जो है आपका भूमध्य सागर हो गया, इधर आपका ये ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, इसको आप जो है अटलांटिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट। अब यहाँ से जो कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे आपका मध्य अटलांटिक कटक है, तो मध्य अटलांटिक कटक को ही हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो ग्रीनलैंड के निकट जो आपका स्थित हो जाएगा ये आपका टेलीग्राफी का पठार हो जाएगा। ठीक है,
और मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर में जो आपका आइसलैंड है, आइसलैंड के दक्षिण में आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बोवेट द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक विस्तार है। तो सबसे लंबा कटक भी आपका मिड अटलांटिक रीज ही माना जाता है, लगभग 14,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसका विस्तार माना जाता है। और एक प्रश्न आपका देखिए DSSB में पूछा था, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब आपसे बात करते हैं। DSSB में पूछा ये गया था कि जो आपका भूमध्य रेखा है, या मान लीजिए कि जो आपका मिड अटलांटिक रीज है, इसमें इक्वेटर से ठीक ऊपर जो आपका इस कटक का नाम क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजर कटक। क्या बोलते हैं, चैलेंजर कटक, या इसे हम लोग डाल्फिन उभार बोलते हैं। चैलेंजर आपका ये दक्षिण वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर में क्या हो जाएगा, ये डाल्फिन उभार हो जाएगा, यह डाल्फिन कटक हम लोग कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो आपका मिड अटलांटिक रीज है, इस कटक को हम लोग डाल्फिन कटक या डाल्फिन उभार कहते हैं। और ये जो आपका दक्षिण वाला, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे चैलेंजर कटक बोलेंगे। ठीक है, चैलेंजर कटक बोलेंगे। और यहाँ पे आपका आइसलैंड है, ठीक है, और स्कॉटलैंड है, तो इनके बीच जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बीविल टॉम्सन का पठार या बीविल टॉम्सन का कटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीविल टॉम्सन का कटक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। जैसे नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीनलैंड है ना, ये आपका आइसलैंड यहाँ पे है, तो स्कॉटलैंड इनके बीच ये बीविल टॉम्सन हो गया। जैसे यहाँ आएंगे तो ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और यहीं आपका ग्रीनलैंड के नीचे हम लोग टेलीग्राफी का पठार कहते हैं इसको। ठीक है, जो दक्षिण में है चैलेंजर गर्त हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देखिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर दिया है कि मानवतावादी भूगोल के पक्ष में विचार किसने रखा, या किस भूगोलवेत्ता ने जो है, किस स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया था ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये फुआन महोदय ने किया था। ठीक है, सेफर का जो है ये अपवादवाद से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे आपका, और डिटेल्ड आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपका देखिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं। 8 नंबर देख लीजिए, द टर्म ऑफ कार्बन सिंक इज़ यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए यही वाला सेम प्रश्न, कार्बन सिंक जो है पूछा गया कहाँ पे, आपका बिहार में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया, बिहार में पूछा गया था। कार्बन सिंक अधिकतम कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पे। अब ये कह रहा है कि जो कार्बन सिंक शब्दावली है, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक जो है हम लोग इसको वनों के लिए यूज करते हैं, या जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। ठीक है, जो फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन सिंक होता है, इसका मतलब ये लिया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं, तो इसकी तुलना में अधिक कार्बन जो है यहाँ पे अवशोषित किया जाता है। और किसके द्वारा ये किया जाता है, जो अपने वन हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। ठीक है, जैसे CO2 है, आप जो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो मैक्सिमम जो कार्बन इसका है, ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कौन, पौधे। ठीक है, या इसके अलावा जो मिट्टी है उसमें भी आपका जो है उत्सर्जित होता है CO2। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं कि इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने वन जो है, इसीलिए जो है इसको कार्बन सिंक के रूप में बोला जाता है। 9 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक लाल सागर के अधतल के जल का औसत तापमान है। यानी कि जो आपका रेड सी है उसका टेम्परेचर पूछ रहा है। कहाँ का टेम्परेचर, फॉलोइंग द रिप्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम इन द रेड सी, बॉटम की। ठीक है, सरफेस की नहीं बल्कि कहाँ का, बॉटम का पूछ रहा है। तो सरफेस पे जो टेम्परेचर है, हालांकि जो लाल सागर का औसत टेम्परेचर है ये लगभग 22 या 21 के आसपास होता है, तो इसमें आपका ये राइट हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन इसका जो इक्वेटर है उसके पास जो टेम्परेचर आपका पाया जाता है सामान्य रूप से महासागरों का, ये लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 26.5 समथिंग होता है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लाल सागर का। और यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट है जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लेंगे ये पूरा कंप्लीट डिटेल में। यहाँ पे देखिए एक टुआन का यहाँ पे भी है कि मानववाद का विकास जो 1970 के दशक में जो है प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के प्रक्रिया स्वरूप हुआ। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और जो हर बार आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक, क्योंकि जो आपका जिसके विरोध के फलस्वरूप हुआ है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जो आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था किस दशक में आया, तो 70 के दशक में आया। किसके फलस्वरूप आया ये, तो प्रत्यक्षवाद और जो मात्रात्मक क्रांति था, इनकी वजह से क्या दिक्कत हुई थी, जो ज्योग्राफी था उसमें फैक्ट चीज़ें या मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा यूज होने लगी, तो मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा यूज होने लगा। तो ये देखा गया कि भाई हमारी भावनाओं को आप मैथमेटिक्स से तो तौलोगे नहीं, कि आपके अंदर जो किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो वो 1 kg है, 2 kg है या 1 क्विंटल 2 क्विंटल, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो टुहान ने क्या किया कि वही की प्रक्रिया के फलस्वरूप यानी उसके विरोध के लिए इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, ह्यूमनिस्टिक शब्दावली का प्रयोग किया कब, 1976 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 10 नंबर में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका 10 नंबर में ये चूँकि PDF जो है हाई क्वालिटी का थोड़ा सा था और इसलिए इसको हाई क्वालिटी करना पड़ा, क्योंकि जब आप जूम करेंगे तो ये आपका ब्लर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये 10 नंबर का जो प्रश्न है, 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया है कि भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर अधिक विस्तृत नहीं है। ये ऑप्शन दे रहा है कि जो भारत में शहरी है और ग्रामीण है, इन दोनों के जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है भाई, बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये आपका रंग हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं है। दूसरा देखिए, भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी, ये भी आपका राइट है, लगभग में कहा है। और नगरों में लगभग 31 समथिंग 16 यानी लगभग हम लोग 32% मान के चल रहे हैं कि ये नगरीय जनसंख्या है। तो यहाँ पे लगभग 70 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे 1-2% आपका ऑलमोस्ट में चल जाता है। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी देखिए, सी दिया है कि भारतीय ग्रामीण समाज अभी भी अर्ध सामंती है, तो ये भी आपका राइट है। इंडियन जो रूरल सोसाइटी है इज स्टिल सेमी फ्यूडलिस्टिक। अभी भी आप देखेंगे जो बिहार हो गए, बंगाल हो गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे अभी भी जो एक तरह से सामंती व्यवस्था की तरह ही लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब ये है कि हम ये मान रहे हैं, जैसे सामंत का मतलब क्या होता था कि सारा खेतबाड़ी जो है किसी एक व्यक्ति की होती थी और इसके यहाँ जो है लोग बटाई पे या किसी अन्य रूपों में काम करते थे। तो अभी यहाँ पे सेमी इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, भले आज़ाद हो गया भारत, ठीक है, लेकिन अभी भी आप गाँव में कई सिचुएशन ऐसी देखते होंगे जहाँ पे किसी एक व्यक्ति के पास 100 बीघे की ज़मीन है और उस पर जो है जो निम्न वर्गीय लोग हैं ये काम करते हैं। ठीक है, कोई बटाई पे करता है, कोई किसी अन्य रूपों में करता है। तो यानी कि एक तरह से वो अपने आप को क्या होता है कि सुपीरियर समझता है और इसके नीचे और लोगों को अपने आप को मानता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन अभी बहुत है और शायद इसको दूर करने के लिए अभी भी जो समानता की बात हम लोग करते हैं तो कम से कम अभी 40 से 50 सालों का वो गैप अभी भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे राइट हो गया। डी देखिए, राज्यों में बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या ये कहाँ पे, बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में। परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये कि प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहा है कि राज्यों में बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये आपका रंग हो जाएगा, बल्कि यहाँ की जगह अगर बिहार होता, बिहार की जगह अगर हिमाचल होता तब वो आपका करेक्ट होता। तो बी और सी यहाँ पे राइट हो गए।
तो इसमें देखिए आपका ए में ए भी, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी, तो एक्सप्लेनेशन हम आपको पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर देखिए, निक्षेपण गतिविधि में संबंधित भू आकृतियाँ। अभी आपने क्या देखा था, इरोजनल लैंडफॉर्म, अभी आप क्या देख रहे हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि जो समुद्री गुफाएं और ज्वालामुखी कुंड हैं, ये क्या है, क्या ये डिपोजिशनल है या इरोजनल है। ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ पे जो समुद्री गुफाएं, ये क्या होती हैं कि ये सागरी तरंगों के द्वारा क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो सागरी तरंग है उसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे इरोजन होगा। तो जो समुद्री गुफाएं हो गई, ये क्या होगी, इरोजनल लैंडफॉर्म में आ गई, ठीक है। और ज्वालामुखी जो कुंड होता है, ये क्या होता है, जो क्रेटर आपका या काल्डेरा है, उसी का एक विस्तृत रूप होता है। जो काल्डेरा दिया है, क्रेटर का ही विस्तृत रूप होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, जो आपका क्रेटर या काल्डेरा बनेगा, ये भी आपका किससे बनता है, जो आपका अपरदन से ये बनेगा। अब इसमें जो है, जो आपका जल आ जाता है, तो इसे हम लोग काल्डेरा लेक का नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये तो आपका रंग हो गया पहला वाला। दूसरा देखिए, स्कर और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। तो स्कर तो आपका जो है अभी जस्ट ऊपर आपने देखा, तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन वाले हैं। अब तरंग निर्मित जो प्लेटफॉर्म यानी वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म, तो जो वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका क्या है, डिपोजिशन से ही निर्मित है। और डिपोजिशन से कैसे ये आपका निर्मित है, क्योंकि ये समुद्री लहरों के द्वारा निक्षेप से इसका निर्माण होता है, जो वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म होते हैं। तरंग की बात है ना, अब तरंग से कोई प्लेटफॉर्म बनेगा तो मतलब क्या होगा, निक्षेप ही तो होगा, ठीक है। कटाव होगा तो क्या होगा, गुफा बन जाएगी। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये डिपोजिशन से बना है। तीसरा देखिए, प्लाया और विसर्प, ठीक है। प्लाया क्या है, ये आपका वायु के द्वारा निर्मित निक्षेप की तो मैदान होता है प्लाया, जबकि जो विसर्प होता है, मियांडर होता है, ये आपका क्या होते हैं, नदियों के द्वारा निर्मित जो है अपरदनात्मक स्थल रूप होते हैं। क्या होते हैं, ये अपरदनात्मक होते हैं। आगे देखिए, तीसरी रंग हो गया डी, देखिए आर्चेज एंड प्लंज पूल, ठीक है। आर्चेज यानी कि आप कह सकते हैं इसको मेहराब या समुद्री जल से क्या होता है, ये इसके फलस्वरूप जो आपका ये इरोजन से बनता है। जो आर्चेज होते हैं, मेहराब जो होता है, ये आपका जो समुद्री जल के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जबकि जो आपका प्लंज पुल होता है, ये आपका क्या होता है, डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है, रोधिका पुलिन और लोयस, ये दोनों क्या होंगे, आपका निक्षेप से निर्मित होते हैं। बैरियर रीफ बीच और आपका जो है लोयस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ई ऑप्शन, बी और ई यहाँ पे राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और 12 नंबर देख लीजिए, 12 नंबर मेंशन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भूभाग दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि दक्षिण मध्य यानी कि साउथ सेंट्रल हाईलैंड। अब देखिए यही सेम प्रश्न आपका यूपीएससी मेंस में पूछा गया था ऑप्शनल में, कि इसको आपको व्याख्यायित करना है। अब ज़्यादातर जो है आप दक्षिण भारत के पठारों को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे दो तरह की उच्च भूमियाँ होती हैं, एक नॉर्थ सेंट्रल होती है, एक आपका साउथ सेंट्रल होती है, ठीक। नॉर्थ सेंट्रल में हम लोग किसको मानते हैं, जो आपका अरावली हो गया। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ सेंट्रल में कौन सा हो गया, अरावली हो गया, जो पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि हो गई। मध्य भारत के जो पठार हो गए, ठीक है, मध्य भारत का जो पठारी भाग हो गया। इसके अलावा जो आपका बुंदेलखंड उच्च भूमि है, बुंदेलखंड और आपका मालवा का पठार, ये सभी क्या हो गए, नॉर्थ सेंट्रल में आते हैं। जो साउथ सेंट्रल में या मध्य उच्च भूमि में आएगा, तो इसमें आपके ज़्यादातर जैसे विंध्यन वाले हो गए, विंध्य श्रेणी हो गई, नर्मदा श्रेणी हो गई, ठीक है। जो मध्य में आ जाएंगे, मध्य में आपका जो विंध्य श्रेणी हो गई, आपका नर्मदा श्रेणी हो गई,
ये सभी इसमें आते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो दिया गया जो ऑप्शन है इसमें आपका जो है, और ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ये जो है एस.पी. चटर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एस.पी. चटर्जी के द्वारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों को उन्होंने 8 बड़े भागों में और 25 जो है मध्य स्तरीय भूभागों में डिवाइड किया था। जो हमने आपको जो है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बुंदेलखंड हो गया ये नॉर्थ में आ जाएगा, रुहेलखंड नॉर्थ में आ जाएगा। यहाँ पे बी और डी ये दोनों आपके साउथ सेंट्रल में आ जाएंगे। तो बी और डी दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है कि मौसम मानदंड और उपकरण मैच कराने के लिए दिया है कि यानी किसका कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप जान रहे हैं उसको मिला लीजिए। पैन ईओपोरीमीटर ये दिया है कि कैम्पबेल स्टॉक रिकॉर्ड, ये आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। बैरोमीटर आपने नाम सुना होगा, हाइग्रोमीटर भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की अवधि, वायुमंडलीय दाब आप किससे मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब आँख मूंद के लगाइए, कौन सा आपका हो गया, बैरोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी किससे आप मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से या हाइग्रोग्राफ से। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पैन ईवेपोरीमीटर, इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन से ही आपका इवेपोरीमीटर बना है, तो यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा। अब बचा आपके पास कौन सा, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, तो इसको आप आंख मूंद के यही लगा दीजिए क्योंकि आपके पास और सब मैच हो गए हैं। तो कैम्पबेल स्टॉक रिकॉर्डर आपसे जान लीजिए, ये सूर्य के प्रकाश की अवधि के मापन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका एक उपकरण है और इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका कौन सा हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का 1 और डी का आपका 2, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 3 4 1 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फसल संयोजन प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको कराया है, फसल संयोजन प्रदेश जो है ये भी हमने कराया है, आपका जो है कृषि प्रादेशिकरण भी टोटल हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जो आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का यूनिट है, ठीक है। चलिए यहाँ से समझिए कि फसल संयोजन प्रदेश के बारे में कौन सा सही है। तो फसल संयोजन में कह रहा है कि यह कृषि प्रादेशिकरण के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, यानी जो क्रॉप कम्बिनेशन है, क्रॉप कम्बिनेशन है, तो ये क्या करता है कि किसी प्रादेशिकरण के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर रीजन होते हैं उसके रीजन में डिवाइड करने के लिए एक अच्छा बेस देता है आपको। तो ये आपका राइट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कहाँ से जो क्रॉप है कहाँ पे उसकी अच्छी जो है प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। तो इससे आप अलग अलग का डिवाइड करके अलग अलग रीजन प्रदान कर सकते हैं। तो पहला तो राइट हो गया। दूसरा देखिए, कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता करता है। तो ये आपका क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी शस्य संयोजन प्रदेश जो है ये कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहयोग नहीं करता, बल्कि कौन से क्रॉप का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा ये आपका ये उन प्रदेशों के अध्ययन की बात करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, कृषि नीति तैयार करने में ये सहायक होता है। तो ये भी आपका राइट है, क्योंकि जो क्रॉप कम्बिनेशन होता है उसके द्वारा हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को तैयार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन जो है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी देखिए दिया है कि कृषि की योजना और विकास के लिए किसी कृषि जलवायु क्षेत्र के कृषि पच्चीकारी यानी कि जो मोजाइक की व्यापक समझ प्रदान करता है। यानी कि जो आपका क्रॉप कम्बिनेशन है ये कोई आप कृषि के लिए योजना ला रहे हैं, उसके विकास में कुछ बात करने की बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में जो व्यापक समझ है कृषि के लिए मोजाइक जो
ठीक है। ये प्रदान कौन करता है, ये आपको क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन प्रदान करता है। क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी फसल संयोजन प्रदेश ये प्रदान करता है। तो ए सी डी आपके तीनों राइट हो जाएंगे, बी नहीं होगा क्योंकि कृषि उत्पादकता अध्ययन के लिए शस्य संयोजन का उपयोग नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे आपका जो है ये आपका ए सी और डी यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे दिया है कि विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृत योजना किसके द्वारा सुझाई गई। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये कल्चरल ज्योग्राफी का, तो सांस्कृतिक परिमंडल तो अलग अलग जो है यहाँ पे देखिए कल्चरल रिल्म की बात कर रहा है। ठीक है, स्पेंसर और थॉमस ने भी डिवाइड किया है और ब्रोएक और बेब ने भी किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि सांस्कृतिक परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृत योजना किसने सुनाई थी, तो सांस्कृतिक परिमंडल में ब्रोक और बेब के द्वारा ये प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, रिल्म का मतलब एक डोमेन एरिया होता है, एक प्रोविंस होता है, एक आप किंगडम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ब्रोक और बेब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन नॉर्दर्न फिनलैंड। तो कह रहा है कि कौन सा जो है यावर जनजाति जो उत्तरी फिनलैंड में रह रही है, यूकागीर है, लैप्स है, वारलपीरी है या खिरगीज है। ठीक है, तो जो टुंड्रा प्रदेशों में या शीत ऋतु में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं उसमें कौन सा आपका है, तो उसमें आपका जो लैप्स जो जनजातियाँ हैं ज़्यादातर आपका फिनलैंड में रहती हैं, उत्तरी फिनलैंड की तरफ। ठीक है, उत्तरी कनाडा में आपका जो एस्किमो वगैरह रहती हैं, यूरोप में जो आपका स्कैंडिनेवियाई हैं, तो स्कैंडिनेविया जो है ये आपका लैप्स जनजातियाँ सामी के नाम से भी इसको हम लोग वहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जो यूकागीर या याकूत हैं ये सभी क्या हैं, ये आपका साइबेरिया में रहती हैं। किर्गिज जो है आपका कहाँ पे है, मध्य वाले में रहते हैं। तो बी वाले ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर पे। देखिए कह रहा है कि कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, वेलफेयर ज्योग्राफी की बात कर रहा है। यह सिद्धांत में क्रांतिकारी तथा अभ्यास में क्रांतिकारी था। यानी कह रहा है कि जो कल्याणकारी भूगोल है ये सिद्धांत में भी उतनी क्रांतिकारी था और अभ्यास में भी क्रांतिकारी था। तो ये क्रांति नहीं बल्कि क्या है, कल्याण की बात करता है। ठीक है, इसका जो दृष्टिकोण है कौन क्या कहाँ, इससे आपका यहाँ पे पता चलता है। तो ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी जो सिद्धांत और अभ्यास था ये अलग अप्रोच था। रेडिकल की आप बात कर सकते हैं। कल्याणकारी दृष्टिकोण कौन क्या कहाँ और कैसे प्राप्त करता है इस पर आधारित, ये आपका एकदम राइट है। यह प्रत्यक्षवाद पर आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। तो ये प्रत्यक्षवाद पे नहीं आधारित था क्योंकि ये मानववाद पे आधारित था। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद के विरोध स्वरूप भी ये आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यह असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयोजनात्मक उपागम था, यानी कि एक तरह से आपका फ्रैग्मेटिक अप्रोच था। ठीक है, फ्रैग्मेटिक अप्रोच क्या था कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी है यानी असमानता है उसको समाप्त करने की बात जो है ये आपका कल्याणकारी भूगोल में किया गया था। तो ये आपका राइट है, बी और डी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका बी और डी सी ऑप्शन है। ठीक है, ये 18 नंबर में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा भारत में अनुसूचित जाति के अंतर्राज्य वितरण के बारे में सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा जो है नॉट ट्रू अबाउट इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया 2021 के अनुसार यहाँ पे आपका अंतर्राज्यीय वितरण के बारे में बात कर रहा है। ठीक, चलिए आते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पहला कि बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत के सभी मुख्य राज्यों में सर्वाधिक है। तो पहला तो आपका ये कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति हैं चूँकि जनसंख्या में जो है सर्वाधिक यहाँ पे ही है, जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार में सर्वाधिक है। ठीक है, जनघनत्व की हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे है जनघनत्व। ठीक, और यदि संख्या की आप बात करेंगे अनुसूचित जाति यानी कि एससी की, तो इस हिसाब से हम लोग बात करें
तो भी आपका जो है नंबर 1 पे जैसे यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तो इस हिसाब से आपका मुख्य राज्यों में ये सर्वाधिक भी है। पंजाब में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पंजाब है यहाँ पे कुल जनसंख्या में जो एससी हैं ये भारत के सभी राज्यों से ज़्यादा हैं, लगभग 32% है। तो पंजाब में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। देखिए पहला वाले में हमने ये बात किया आपका कि ये बिहार जो है एससी में यूपी आता है, फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल आ जाएगा जनसंख्या में सर्वाधिक, ठीक। बिहार जो है तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कह रहा है कि सभी मुख्य राज्यों में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यदि संख्या की बात होगा तो यूपी में सर्वाधिक हैं, जो कौन है, एससी हैं संख्या में। और परसेंटेज की आप बात करेंगे तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ पे है, पंजाब में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। सी में देखिए, भारत में अनुसूचित जातियों की संपूर्ण संख्या के हिसाब में महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पे है। तो महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पे नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि जो एससी हैं इसकी संख्या में महाराष्ट्र तीसरे पे नहीं बल्कि बिहार तीसरे पे है, संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका देखिए डी नंबर पे दिया है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की तुलना, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की तुलना में जो एससी जनसंख्या है वो आपका अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो एससी की टोटल पॉपुलेशन लगभग जो है आपका वो यदि हम लोग बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। जबकि जो आपका आंध्र प्रदेश में है ये आपका लगभग 1.35 करोड़ के आसपास है, 38 के आसपास है। तो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की जनसंख्या की तुलना में जो अनुसूचित वाले हैं ये ज़्यादा हैं, तो ये आपका राइट है। अब यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी ये दोनों सही नहीं हैं। तो दिए गए जो विकल्प है वहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही नहीं, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको भी सॉल्व करिए। सांस्कृतिक सुपोषण यानी कि कह रहे हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये होता है। एक सहायक जलधारा द्वारा लाए गए अवसादों के कारण, या सहायक जलधारा द्वारा लाए गए पोषक तत्वों के कारण, या मानव जनित कारकों द्वारा जलाशयों में जमा किए गए पोषक तत्वों के कारण, या फिर प्लवक जीवों की प्रचुरता के कारण। जो आपका कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है इसमें होता ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी मानव जनित जो कारक होते हैं उनके द्वारा जलाशयों में जो जमा किए गए पोषक तत्वों के कारण जो है ये आपका सांस्कृतिक यानी कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो सांस्कृतिक सुपोषण की बात की गई तो आप कल्चर में मत चले जाइएगा, कल्चर ज्योग्राफी में, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग इसको प्रैक्टिस भी कराएंगे, पहले आपको डिटेल में सॉल्व करा दे रहे हैं, फिर आपका जो है 2004 से लेकर 2023 वाला प्रैक्टिस भी कराएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि डेल्टा फॉर्म्ड बाई गंगा रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो गंगा नदी के द्वारा डेल्टा बना है ये किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो ये वाला बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये आपका क्या है कि आर्क शेप्ड डेल्टा का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, ठीक। गंगा हो गई, राइन हो गई, नाइजर हो गई, डेन्यूब हो गई, वोल्गा नदी हो गई, तो ये सभी क्या है, जो नील नदी का डेल्टा है ये सभी जो है चापाकार डेल्टा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी आर्क शेप्ड जो आपका डेल्टा है इसका उदाहरण है। जो बर्ड फूड है या एस्चुअरी, जो अर्णमुख आपका नर्मदा वाले हो गए, ठीक है। और इसे हम लोग धनुआकार डेल्टा है, चूँकि ये धनुष के आकार में होता है, जो आर्क शेप्ड होता है चाप के आकार के, इसीलिए इसको हम लोग धनुआकार डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर देखिए, दिया है कि राज्य का जीव के रूप में किसने वर्णन किया है।
तो जो राजनीतिक भूगोल के जनक हैं वो हैं आपके रटजेल, और उन्होंने जो है राज्य को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में बात कही, ठीक है, यानी रटजेल यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। और इन्होंने लेविन्सराम संकल्पना को भी दिया था। लेविन्सराम का मतलब होता है रहने का स्थान, टू लिविंग प्लेस। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 22 में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी एक सतह पर सर्वाधिक धवलता यानी एल्बिडो होती है। एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका होता है? घने बादल, मरुस्थल, अनावृत चट्टान या उष्णकटिबंधीय वन। अब देखिए सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कौन सा होता है? जो आपका बर्फ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका होता है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अब देखिए प्रश्न किस तरह से आपको फंसाया है कि आप जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम याद रखेंगे। अब ये क्या किया, उन दोनों के बीच का दे दिया। अब यानी कि आपको अलग अलग का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सी एक सतह का सर्वाधिक धवलता है, सर्वाधिक एल्बिडो किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होगा ये आपका घने बादलों का होगा, ठीक है। मरुस्थल एब्जॉर्व करेंगे ज़्यादा। दिए गए विकल्प के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार घने बादलों का होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया ये बारंबारता से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि किन्हीं दिए गए सामान्य वितरित प्राप्तांकों का माध्य हमें पता है एक्स बार माइनस एक्स बार इजक्वल टू, ये ऊपर जो दिया है ये बार है, ठीक है, इजक्वल टू 40 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें प्राप्तांक वर्गों की बारंबारता के आधार पर निम्नलिखित प्राप्तांक अंतरालों को आरोही क्रम में यानी कि कम से आगे बढ़ते हुए जो वर्ग अंतराल है उसमें आपको व्यवस्थित करना है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये विकल्प 4 दिए गए हैं और इन्हीं चारों को हमें व्यवस्थित करना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सबसे कम आपका कौन सा होगा, फिर उससे ज़्यादा कौन सा होगा, फिर उससे ज़्यादा कौन सा होगा। अब यहाँ से एक्स बार की जगह आप 40 रख लीजिए, ठीक है। जैसे 30 से 40 हो गया, ठीक है। ये आपका 30 से 50 मेंशन किया गया है। ये आपका 40 से क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। नीचे आपका 10 से लेके 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्राप्तांक वर्गों की बारंबारता के आधार पर प्राप्तांक अंतरालों को, जो अंतराल इसमें आप जैसे कि 30 से लेके 40 के बीच अंतराल कितना, 10 का है, ठीक है। और 40 से लेके 55, एक्स बार की जगह हमने 40 रखा है, तो 40 से लेके 55 के बीच अंतराल कितना, 15 का हो गया। 30 से लेके 50 के बीच अंतराल कितना हो गया, 20 का हो गया, ठीक है। 10 से लेकर 40 के बीच अंतराल कितना हो गया, 30 का हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अंतराल है उनको और आरोही में, तो सबसे कम अंतराल किसके बीच है, सी वाले के बीच, यानी 30 से लेके एक्स बार यानी कि हम इसको 40 मान लें तो ये पहला हो जाएगा, यानी सी सबसे छोटा अंतराल इसी में है, 10 का है केवल। दूसरे पे देखिए कौन सा है, तो दूसरे पे जो अंतराल आपको मिल रहा है वो मिल रहा है किसका, एक्स बार से लेके 55 तक, यानी कि 40 से लेके 55 तक, यानी कि बी का मिल रहा है, ठीक है। अब 10 हो गया, 15 अंतराल हो गया, 20 अंतराल देखिए किस में से है, 30 से लेके 50 के बीच 20 अंतराल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 से लेके 50, ठीक है। अब इससे ज़्यादा 20 के बाद जो है 10 से लेके 40 के बीच 30 का अंतराल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आ जाएगा 10 से लेके एक्स बार यानी कि 40। तो इस आधार पे आपका जो हो जाएगा आरोही क्रम में सी, बी, ए और डी। ये बातें समझ में आई कि नहीं आपको? यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सारा कुछ दे रखा है। बस इन्होंने दिमाग ये लगाया कि यही चीज़ यहाँ पे एक्स बार की जगह ये 40 लिख देते, ठीक है, जो प्रश्न बनाने वाले हैं, तब आप कहते कि अरे यार ये तो आसानी से मैं कर लूँगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि इसको प्रश्न में मेंशन कर दिया और प्रश्न में ही आपका एक्स बार को कर दिया। और यदि यहाँ पर 40 से 55 करते और कहते कि अंतरालों का आरोही क्रम है उसके आप व्यवस्थित करिए, तब आप आसानी से कर ले जाते हैं। तो यही चीज़ है प्रश्नों को थोड़ा सा समझने में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले सी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। क्यों होगा ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यू प्रश्न भी आपके लिए है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेस इकोनॉमी के क्रम विकास में 4 अवस्थाओं के विचार का प्रतिपादन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एकदम आपका नया प्रश्न है आपके लिए।
स्पेस इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ठीक है, ये स्पेस इकोनॉमी का जो क्रम है इसमें 4 अवस्थाओं का के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है फ्रीडमैन है, कार्ल मार्क्स है, रोनाल्ड बल्गर हैं और ऑगस्टस लास हैं। तो राइट आंसर जॉन फ्रीडमैन हो जाएगा। इन्होंने ही स्पेस इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रीडमैन ने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक उन्होंने प्री इंडस्ट्रियल स्टेज बताई। जो स्पेस इकोनॉमी होती है उसमें उन्होंने औद्योगिक अवस्था की बात की, 4 औद्योगिक अवस्थाओं की बात की थी। प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। दूसरा उन्होंने ट्रांजिशनल स्टेज बताया था, ट्रांजिशन। तीसरा जो फेज उन्होंने बताया था इंडस्ट्रियल स्टेज, यानी कि जो औद्योगिक की अवस्था होगी। चौथा स्टेज उन्होंने बताया कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज है उसके बारे में उन्होंने बात कही। ठीक है, तो स्पेस इकोनॉमी यही उनका था कि उन्होंने ये माना कि जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज था वहाँ पे क्या होता, जो अपना ग्रामीण किसान था, ये आपका रोस्टो के जो स्टेजेज हैं उससे मेल खाता है। ठीक है, जॉन फ्रीडमैन का। तो जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज थे उसमें आपका एग्रीकल्चर प्रधान ग्रामीण समाज था। जो आपका ट्रांजिशन में क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ बनाई, मतलब कि थोड़ा थोड़ा वो क्या हुए, इंडस्ट्रियलाइज हुए। लेकिन जो तीसरी स्टेज थी उसमें इन्होंने बताया, यानी किसने, फ्रीडमैन ने कहा कि तीसरी स्टेज इंडस्ट्रियल की थी। इस समय जो है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के चरम पे पहुंच गए, यहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्री डेवलप कर ली है। और चौथा जो पोस्ट इंडस्ट्रियल आया कि यह अंतिम अवस्था थी और धीरे धीरे वो क्या हुए, असमानता की तरफ, यहाँ पे क्षेत्रीय असमानता हो ही जाएगी भाई, इंडस्ट्री एक जगह लगी एक जगह नहीं रह गई, धीरे धीरे वो क्या हो गए, पतन की तरफ आ गए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और पूरा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लगा। आगे आप चाहते हैं किस तरह से हम वीडियो लाएं तो निश्चित तौर पे कमेंट करें। यदि आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8318011238 पर। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, GS बाय दिवाकर प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ आपको फ्री टेस्ट भी काफ़ी मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, दिया है कि कौन सा कालक्रम सही है, यानी कि ये आपका बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो पहले तो यहाँ समझ लीजिए जो कॉप आप करते हैं कि कॉप क्या है। ठीक है, कॉप ये आपका जो पुलिस वाले कॉप नहीं है, बल्कि ये कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये कॉप का फुल फॉर्म है। कह रहा है कि कॉप 21 कब हुआ था, तो जो कॉप 21 है ये आपका कब हुआ था, 2015 में, जो आपका पेरिस समझौता है। ठीक है, दूसरा देखिए दिया है कि अर्थ समिट कब हुआ, तो जो पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ था ये 1992 का है, अर्थ समिट। तीसरा दिया है कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर जो विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो सतत विकास पे जो विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था ये 2012 में हुआ था। और इसके बाद ही जो इनकी जो आपका लक्ष्य तय किए गए थे सतत विकास के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG और MDG आप पढ़ते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन परत क्षरण के लिए आया था। ठीक है, ओजोन परत क्षरण से संबंधित है ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका 1987 का है ये। ठीक है, ये प्रभावी हुआ था 89 में। ठीक है, अभी इस आधार पे यहाँ पे देखिए ये 2012 में हो गया, ये आपका 1992 में हो गया, ये 2021 में हो गया। कॉप 21 मतलब 2021 नहीं 2015 में है। ठीक है, पेरिस वाला वही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले आपका डी हो गया, फिर आपका बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया, DBCA, सी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उसी समय आपका ये अर्थ समिट हुआ था 1992 का। ठीक है, और इस अर्थ समिट में को प्रथम शिखर सम्मेलन भी कहा गया था। इसके बाद जो आपका ये हुआ सतत विकास सम्मेलन 2012 वाला, इसे रियो +20 कहा गया। क्यों, क्योंकि ये आपका देखिए प्रथम जो अर्थ समिट था
ये आपका कब हुआ है? 1992। अब रियो में ही हुआ था, ये रियो डी जनेरियो में 1992 में ही। अब रियो प्लस 20 का मतलब ये आपका, इसमें 20 जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 2012 हो गए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट थी, इसे रियो प्लस 20 समिट, या हम लोग इसे पृथ्वी समिट 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। अब ये जो आपका वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ये यानी सतत विकास का जो सम्मेलन था, इसमें जो है गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर बल दिया गया था, ठीक है। इसमें स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसमें ये ध्यान रखिएगा, सतत विकास पे, ठीक है, गरीबी में कमी लाना, ठीक, स्वच्छ ऊर्जा की बात कही गई थी। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब आपका नवीकरणीय, जैसे आपका सोलर एनर्जी की बात की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग COP21 पे। तो COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग पर कमी लाने के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था 2015, जो आपका पेरिस में हुआ, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक ये आयोजित हुए थे USA में, ठीक है। और इसमें जो है किस चीज़ के लिए वर्क कहा गया? इसमें कहा गया कि भाई हम लोग जो है पृथ्वी के हरित भविष्य की बात करेंगे, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और इसे हम लोग पेरिस जलवायु समझौता भी कहते हैं, जिसे चल के आगे बाद में कुछ देश जो है अपना पीछे हट लिए, ठीक है, लेकिन ये आपका COP21 यही था। तो यहाँ से आप समझ गए टोटल 25 प्रश्न हो चुके। कल 25 देखेंगे, हो जाएंगे 50, आगे नेक्स्ट 25 देखेंगे, हो जाएंगे 75, और फाइनली जो आपका 4th डे होगा इसका 100 प्रश्न हो जाएगा। और इन 100 प्रश्नों का कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा ये भी समझ लीजिए, वो आपका मिल जाएगा कहाँ पे? स्टडी PYQ पे। 100 प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे। अब 3 से 4 घंटे में वो आपके वीडियो होंगे, लेकिन उसमें पूरा आपका ये क्या होगा, एक साथ मिल जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।